अच्छा क्लास यहाँ पे थे। एक्चुअली मेरा लैपटॉप अपडेट पे लग गया था। तो हम सेलुलाइड बेस्ड पॉलीमर प्लास्टिक की बात कर रहे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलीमर है रेयन बेस्ड पॉलीमर, उसकी अगर हम फर्स्ट डिस्कवरी पे आए या फर्स्ट सिंथेसिस पे आए तो वो कब है? वो 1865 में इसको फर्स्ट जो आपके पास सिंथेटिक फाइबर है रेयन जिसको आप कहते हो उसको सिंथेसाइज किया गया। रीजन क्या था कि आपके पास जो आपकी फ्रेंच सिल्क इंडस्ट्री थी वहां पे एक एपिडेमिक आ गया था जिसकी वजह से जितने भी सिल्क वर्म्स थे वो सारे के सारे किल हो गए थे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके पास नेचुरल सिल्क थी उसकी शॉर्टेज हो गई और आर्टिफिशियल सिल्क जो है एज अ सब्स्टिट्यूट उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसकी वजह से आपने जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमने जो है वो रेयन को सिंथेसाइज किया, जो कि रेयन की आप कह लो एक किस्म की डिस्कवरी होती। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको रेयन क्यों कहा जाता है उसका रीजन लिखा हुआ है कि ये इतने शाइनी होते हैं ये फाइबर्स कि ये आपके पास अगर आप इनको देखो तो ऐसा लगेगा कि ये जो रेज हैं लाइट की रेज हैं ये इनमें से निकल रही हैं, इतनी इनकी शाइनी सरफेस होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, उसी बेसिस पे इनको रेयन का नेम दे दिया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बाकी देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलीमर्स वेरियस पॉलीमर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुए उनका क्या क्या आपके पास जो है वो यूज है। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक रबर है, इसको जर्मन केमिस्ट ने सिंथेसाइज किया था 1917 में। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जो है यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल रबर थी रॉ मटेरियल था नेचुरल रबर का उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी जिसकी वजह से सिंथेटिक रबर को 1917 में सिंथेसाइज किया गया। सो इट मीन्स कि जितनी भी नेचुरल से सिंथेटिक की तरफ मोस्टली शिफ्टिंग हुई है वो इस वजह से ज्यादातर हुई है कि नेचुरल सोर्सेज आपके पास या तो जो है वो किसी तरीके से किसी एपिडेमिक के थ्रू या तो उनकी वो थ्रेटन हो गए या उनकी शॉर्ट शॉर्ट जो आपके पास डिप्राइवेशन हो गई या वो शॉर्ट कर गए उनकी अमाउंट लिमिट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्कवरी है वो इसी बेसिस पे है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो पॉलीमर केमिस्ट्री है वो मटेरियल साइंस से इसका से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप न्यू मटेरियल्स को जो है वो बनाते हो ताकि आप जो आपके पास मेटल ग्लास सिरेमिक हो गया फैब्रिक हो गया पेपर कार्डबोर्ड वुड इन चीजों को रिप्लेस कर सको। ठीक है, तो इसीलिए पॉलीमर केमिस्ट्री मटेरियल साइंस की जो है डिसिप्लिन से बिलोंग करती है, ये उसका पार्ट है जिसमें आप जो है मटेरियल साइंस में क्या करते हो न्यू मटेरियल की क्रिएशन करते हो ताकि जिन ओल्ड मटेरियल्स जो हैं या उनको आप रिप्लेस कर दो। जिनमें कॉमनली ओल्ड मटेरियल में आप अगर आप देखो तो वो क्या है कि मेटल्स को रिप्लेस कर दिया जाए, ग्लास को सिरामिक को फैब्रिक को किसी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए किसी न्यू बनने वाले फैब्रिक से, वुड को रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये जितने भी प्रीवियस आपके मटेरियल हैं उनको न्यू बनने वाले मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री की आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की गई है कि कितने मिलियन आपके पास मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है आपके पास पॉलीमर्स की, कितने पेपर्स अभी तक यहाँ इस पे पेटेंट पेपर्स या आपके पास पेटेंटेड पॉलीमर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा कितनी अमाउंट में सिंथेटिक पॉलीमर्स को सिंथेसाइज किया गया है तो वो एक फिगर या कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, क्लासेस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि अब हम सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो हम सिंथेटिक पॉलीमर की क्लासेस देखने लगे हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है कि किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि किस मेथड के जरिए हम उन सिंथेटिक पॉलीमर्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ही हो गया आपके पास। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हम जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है चेन ग्रोथ पॉलीमर जिनको आप एडिशन पॉलीमर कहते हो। ठीक है, जो कि चेन रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, चेन रिएक्शन से किस तरह के आप जो एक ग्रोइंग चेन है उसके एंड पे आप मोनोमर्स ऐड करते जाते हो।
ठीक है। और जो एंड ऑफ द चेन है वो क्यों रिएक्टिव होता है, ये हम प्रीवियसली बात करके आ चुके थे, क्योंकि वो जो एंड ऑफ द चेन है वो या तो रेडिकल स्पीशी होती है, कैटायनिक या एनायनिक स्पीशी होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास चेन बेस्ड पॉलीमर में कौन सी है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को एज इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, स्टाइरोफोम में यूज किया जाता है, डिस्पोजेबल जो आपके पास फूड कंटेनर्स हैं उनकी पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम, ये क्लास स्टाइरीन पॉलीमर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाइरीन मोनोमर्स को कंबाइन करके हमने पॉलीस्टाइरीन एक चेन ग्रोथ पॉलीमर बनाया। अब हम ये कैसे बनाते हैं या इसका प्रोसेस या इसका आप कह लो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो हम देखने लगे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड क्लास है उसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स आते हैं, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिन्हें कहते हैं। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो आपके पास क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अल्कोहल या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल HCl की फॉर्म में एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है, इसीलिए इन पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कहा जाता है। जिसमें आपके पास डेक्रोन जो है वो एक एग्जांपल है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की। और ये डेक्रोन जो है वो क्या है, ये एक पॉलिएस्टर है। ठीक है, और इसको आप यूज करते हो क्लोथिंग पर्पस के लिए, रिंकल रेजिस्टेंट इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, इसी तरह पॉलिएस्टर को बाकी जो आपके पास पॉलीमर्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आपके पास माइलर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनाइज्ड माइलर हो गया, आगे उसके यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, वो आप देख लेना कि माइलर जो है वो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप में यूज किया जाता है, एल्यूमिनाइज्ड जो है वो माइलर जो है वो यूज किया जाता है एको सैटेलाइट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और जो आपके पास पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर को जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में यूज किया जाता है। अच्छा, अब चेन ग्रोथ पॉलीमर पे आते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर हमने क्या कहा, जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनने वाले पॉलीमर्स को आप जो है वो कौन से पॉलीमर कह रहे हो, एडिशन पॉलीमर्स या चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है कि जो मोनोमर मोस्टली यूज होता है इन केस ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर वो कौन सा है, वो इथीन है या इथीन है। ठीक है, इस मोनोमर से बनने वाले जो पॉलीमर्स हैं, या आपके पास आप कह सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथीन है या इथीन है उसे अल्फा ओलिफिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर जो ये आपके पास इथीन बेस होते हैं या सब्स्टिट्यूटेड इथीन बेस होते हैं या इथीन बेस होते हैं उन्हें विनाइल पॉलीमर कहा जाता है। यानी चेन ग्रोथ पॉलीमर में आप बेसिकली विनाइल ग्रोथ पॉलीमर, सब्स्टिट्यूटेड विनाइल ग्रुप पॉलीमर देखोगे या विनाइल ग्रुप पॉलीमर्स जो है वो देखोगे। तो ये विनाइल पॉलीमर्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है वो विनाइल ग्रुप या इथीन या सब्स्टिट्यूटेड इथीन प्रेजेंट होती है, जिसे विनाइल पॉलीमर इस बेसिस पे कहा जाता है। अच्छा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आपके पास तीन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। वन इज रेडिकल, ठीक है, फिर इसके अलावा कैटायनिक है और एनायनिक है। हमने यहाँ पे चेन ग्रोथ पॉलीमर देखनी है अपनी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे हम रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब रेडिकल आपने कहाँ पढ़ा होगा क्लास, अगर आपको याद हो तो जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होती है वो भी रेडिकल प्रोसेस या रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जिसमें तीन स्टेप्स हम पढ़ते हैं, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। सिमिलरली इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर, अगर हम रेडिकल पॉलीमराइजेशन से चेन ग्रोथ पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ही फेजेस या तीन ही स्टेप्स आएंगे, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी, प्रोपगेशन स्टेप में आपके पास क्या होगा कि चेन ग्रो करती जाएगी, और आपके पास टर्मिनेशन स्टेप में जो ग्रोथ ऑफ द चेन है वो क्या कर जाएगी, टर्मिनेट यानी स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं रेडिकल पॉलीमराइजेशन को, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए एक हमें कोई रेडिकल स्पीशीज चाहिए जिसे हम रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं। ठीक है, वो रेडिकल इनिशिएटर हमें लाजमी चाहिए जिसको हम अपने मोनोमर में ऐड करें तो हमारे पास जो हमारा मोनोमर मॉलिक्यूल है वो किसी रेडिकल स्पीशी में कन्वर्ट हो।
अब वो रेडिकल इनिशिएटर क्या होना चाहिए, वो रेडिकल इनिशिएटर जो है आपके पास कोई भी ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हों जो कि वीक बॉन्ड्स हों और जो होमोलिटिकली क्लीव कर जाएं। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है हमें पता है कि हमारे पास जो बनने वाली स्पीशीज होती है वो रेडिकल होती है। ठीक है, तो हमें हमें रेडिकल पोलिमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर रिक्वायर्ड है, जिसे रेडिकल इनिशिएटर कहा जाता है। जब तक हमारे पास इनिशिएटर नहीं होगा हम रेडिकल पोलिमराइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इट मींस कि हमने अब देखना है रेडिकल इनिशिएटर को। अच्छा, इस ये जो इनिशिएटर है क्लास, ये जो इनिशिएटर है आपके पास रेडिकल इनिशिएटर, वो 3 तरह के होते हैं। वन इज थर्मल इनिशिएटर्स, ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं रिडॉक्स इनिशिएटर, एंड थर्ड वन इज फोटो इनिशिएटर। ठीक है, अब थर्मल इनिशिएटर कौन से होते हैं, जो पर ऑक्साइड कंपाउंड्स या एजो कंपाउंड्स आपके पास होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके पास थर्मल इनिशिएटर होते हैं। मींस कि आप जब इन कंपाउंड्स को, पर ऑक्साइड कंपाउंड हो गए या एजो बेस कंपाउंड्स हो गए, इन कंपाउंड्स को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो हीट देने पे इनके जो बॉन्ड्स है वो होमोलिटिकली क्लीव कर जाते हैं और रेडिकल स्पीशीज जो है वो बन जाती है। तो इस बेसिस पे इन इनिशिएटर को थर्मल इनिशिएटर कहा जाता है, क्योंकि ये थर्मल जो हीट प्रोवाइड, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये जो है रेडिकल इनिशिएटर जनरेट कर लेते हैं। फिर होते हैं रिडॉक्स इनिशिएटर। रिडॉक्स इनिशिएटर क्या होते हैं कि आप कोई, जैसे आप मेटल यूज करो, वो मेटल क्या करे, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे आपके मोनोमर स्पीशी को, उस मोनोमर स्पीशी को क्या कर दे, रेडिकल में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि हमने इनिशिएटर को यूज करते हुए मोनोमर को रेडिकल स्पीशी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपकी कोई मेटल है, जैसे आप फेरस की बात करो, तो उस मेटल को हम लेते हैं, वो जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दे, आपके मरने वाले मोनोमर को दे दे, तो मोनोमर स्पीशीज रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका प्रोपेगेटिंग स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन हो गई, प्रोपेगेशन देन कंटिन्यू हो जाएगी। इसी तरह कुछ इनिशिएटर आपके पास होते हैं फोटो इनिशिएटर, जो कि लाइट बेस्ड इनिशिएटर होते हैं, कि उन रिएक्शंस में जिसमें आप फोटो इनिशिएटर की बात करते हो, तो उन रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ये रिएक्शन। उन रिएक्शन में आपको इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, जस्ट फोटो मींस लाइट चाहिए। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी के थ्रू आप क्या करते हो, लाइट इंटेंसिटी के थ्रू यहाँ पे आप इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन करवाते हो। और आपने जैसे ही पोलिमराइजेशन को स्टॉप करना है आपने, तो यहाँ पे लाइट को आप जो है वो रिमूव कर दो, लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल कर दो, तो आपका जो पोलिमराइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही आप इंटेंसिटी को फास्ट करोगे या ज़्यादा करोगे, इंटेंसिटी हाई करोगे, तो आपकी पोलिमराइजेशन फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फोटो इनिशिएटर का मतलब है कि लाइट को यूज करते हुए आप बॉन्ड्स को होमोलिटिकली क्लीव करवा रहे हो, रेडिकल स्पीशीज बना रहे हो, और लाइट बेस्ड ये पोलिमराइजेशन प्रोसेस है। थर्मल इनिशिएटर का मतलब है कि आप वो इनिशिएटर यूज कर रहे हो जो कि थर्मली रेडिकल इनिशिएट करते हैं। रिडॉक्स इनिशिएटर का मतलब है कि वो पोलिमराइजेशन प्रोसेस में वो इनिशिएटर यूज किए जा रहे हैं जो कि आपके मेटल बेस्ड होते हैं। फोटो इनिशिएटर मींस आपके लाइट बेस्ड इनिशिएटर। ठीक है, अच्छा, ये हो गए 3 तरह के। अब हम जो है इनमें से क्लास किनको फोकस करेंगे, वो है हमारे थर्मल इनिशिएटर्स। ठीक है, थर्मल इनिशिएटर्स की अगर हम टाइप देखें या उनकी कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ आपको एक टेबल नजर आ रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास रेडिकल इनिशिएटर हैं और ये थर्मल बेस्ड रेडिकल इनिशिएटर हैं। कौन कौन से हैं, लाइक आपके पास फर्स्ट वन आप देखो तो ये सारे के सारे जो हैं पर ऑक्साइड हैं। ठीक है, एजो बेस है, हमने अभी बात की थी। एक यहाँ पे हाइड्रो पर ऑक्साइड है, तो हाइड्रो पर ऑक्साइड हो गया, एजो बेस्ड हो गए या पर ऑक्साइड हो गए, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास थर्मल इनिशिएटर होते हैं। अब रीजन क्या होती है कि ये थर्मल इनिशिएटर क्यों है, यहाँ आप जितने भी देखोगे इनिशिएटर्स, उनमें आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी देखा जाए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास एजो ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये क्या रीजन है कि आपके पास आप इन्हीं ग्रुप्स को लेते हो, तो उसका रीजन ये है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं आपके पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, सल्फर सल्फर बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, जो एजो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं।
वीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है। अगर लो होती है तो इसी वजह से जब आप इनको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि ये जो है वो ब्रेक कर जाएंगे या होमोलिटिकली क्लीव कर जाएगा इनका बॉन्ड जो है, जो कि वीक बॉन्ड है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लो है, इट मींस लो टेम्परेचर अगर आप दोगे तो ये बॉन्ड फौरन से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी एनफ हो मिल जाएगी उसे उतनी ही टेम्परेचर पे। और जब ये क्लीव करेगा तो होमोलिटिकली क्लीव करेगा, और जब होमोलिटिकली क्लीव करेगा तो आपके पास रेडिकल स्पीशीज जो है वो बन जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं रेडिकल इनिशिएटर? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है हमारे पास, ठीक है, पोटाशियम परसल्फेट है, देन फिर डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसके अलावा अल्फा अल्फा डैश एजोबिस आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल, ये हमारे पास जो है वो रेडिकल इनिशिएटर हैं। अगर आप इनकी क्लीवेज देखोगे तो कोई मुश्किल क्लीवेज नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको पता है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का, तो आपने जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आपको नजर आ रहा है उसको जस्ट आपने होमोलिटिकली क्लीव कर देना है, तो हाफ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये दो रेडिकल स्पीशीज बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखें तो आपके होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू दो रेडिकल स्पीशीज यहाँ पे भी बनेंगी, सिमिलरली यहाँ पे भी बनेंगी, यहाँ पे भी बनेगी। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव नहीं करता, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है होमोलिटिकली। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, वो उसी सूरत में इवॉल्व हो सकती है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव करे कुछ इस तरीके से कि हाफ इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन पे जाए, हाफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाए। फिर इसी तरीके से ये दूसरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव करे कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाए। तो दोनों कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो दो वो दोनों के दोनों रेडिकल में चेंज हो जाएंगे, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन सेंटर पे गए हैं वो दोनों बॉन्ड्स बना लेंगे, और आप यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के इन बिटवीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गए क्लास? यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास वो अल्कीन्स जो कि आपके पास रेडिकल पॉलीमराइजेशन को शो करती हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपके पास ये भी विनाइल बेस है पॉलीमर, क्योंकि ये ग्रुप आपका विनाइल है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये सब्स्टिट्यूटेड आपके पास आप कह लो विनाइल है, जिसमें आप जिसको आप स्टाइरीन का नेम देते हो, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? फिनाइल ग्रुप है। इसी तरह ये विनाइल एसीटेट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास मिथाइल मेथाक्रेलेट है, इसी तरह विनाइल क्लोराइड है, एक्रिलोनाइट्राइल है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो ये जितने भी अल्कीन्स हैं ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको पॉलीमर्स देते हैं, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे आपके पास रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडिकल जो है आपके पास वो हमने देख लिए कौन कौन से रेडिकल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉलीमराइजेशन पे कि पॉलीमराइजेशन जो है वो कैसे होनी है। तो पहला काम हमने जब इनिशिएशन करनी है तो पहला काम क्या करना है? हमें इनिशिएटर बना लिया। अब इनिशिएटर जो रेडिकल स्पीशी है उसने ऐड होना है, या आप कह लो कि उसने रिएक्ट करना है आपके मोनोमर के साथ, ठीक है। अब मोनोमर क्या होते हैं? विनाइल बेस्ड आपके पास होते हैं या सब्स्टिट्यूटेड आपके पास विनाइल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा, वो क्लोरो हो सकता है, वो फिनाइल हो सकता है, हमने जर्नल रिप्रेजेंटेशन लिखी है। ये आपका रेडिकल इनिशिएटर है या रेडिकल स्पीशी है जो कि हमने रेडिकल इनिशिएटर से बनाई है, इसको भी मैंने जर्नली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप देखोगे यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजोइल ग्रुप हो सकता है, बट अल्टीमेट जो रेडिकल एंड होता है वो ऑक्सीजन एंड होता है, तो इसलिए मैंने इसको RO की फॉर्म में लिख दिया है विद रेडिकल चार्ज। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास जब मोनोमर पे कंबाइन करना है रेडिकल स्पीशी में, तो दो जगह हैं या दो आप कह लो पोजीशंस हैं जहाँ पे वो कंबाइन कर सकती हैं। एक क्या है कि आपके पास पहली बात तो ये डबल बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव करेगा, तो हाफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, हाफ इस CH2 पे चले गए, जो कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होके यहाँ पे आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो RO ग्रुप था आपका इनिशिएटर जो था वो आपके CH2 कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो गया।
और आपका रेडिकल चार्ज कहाँ पे बन गया, आपकी CH कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहाँ पे रेडिकल चार्ज आ गया आपके पास। एक तो ये है आपके पास कि आपका रेडिकल CH2 के साथ जाके अटैच हो। एक दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या आ जाती है कि आपका जो रेडिकल इनिशिएटर है वो आपके CH वाले कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाए, यानी उसके साथ अटैच हो, और CH2 जो एंड है आपके पास उस पे रेडिकल चार्ज आए। तो इट मीन्स कि ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी की तरफ हमें जाना है, या हमने कहाँ पे जाके अटैक करवाना है, कहाँ पे हमने बाइंडिंग करवानी है। तो यहाँ पे ये है कि जो आपका फर्स्ट वन जो है, यानी ये वाली जो आपके पास है इनिशिएटर की बाइंडिंग विद द विनाइल सब्स्टिट्यूटेड विनाइल, जो आपके पास मोनोमर है, ये जो आपके पास लिंक है या लिंकेज है, ये आपके पास फेवरेबल है। रीजन क्या है, स्टेरिक इफेक्ट के स्टेरिक रीजन है और रेजोनेंस है। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेरिकली क्यों फेवरेबल है या रेजोनेटिकली क्यों फेवरेबल है। कि अब जो मैंने आपको यहाँ पे Z एक जर्नल सब्स्टिट्यूएंट दिया था, उस सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, सो अगर यहाँ पे Z मेरे पास एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, और यही मैंने अबव पॉलीमर लिखा है जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, बट यहाँ पे अब मैंने